प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। मध्यकालीन समाज, यूरोप एवं भारत, यानी कि मध्यकाल में भारतीय समाज और यूरोपीय समाज किस तरह का था, समाज की संरचना किस तरह की। तो किसी भी देश की जो सामाजिक संरचना है उसका आधार वहाँ का भौतिक पर्यावरण होता है। आसपास का जो भी माहौल है वो हमारी सामाजिक संरचना में चेंज करता है। समय के साथ साथ जो सामाजिक संरचना है उसमें भी परिवर्तन आता है। परिवर्तनों का जो मुख्य कारण होता है वो समाज की आवश्यकताएं हैं। जैसे ही समाज की आवश्यकताएं चेंज होंगी तो समाज की संरचना में भी परिवर्तन होगा। इतिहास इन्हीं परिवर्तनों के अध्ययन का एक विज्ञान है। इनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि जो सामाजिक संरचना है पहले सरल थी और अब जटिल है। तो जो सामाजिक संरचना है वो सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर हो रही है। प्राचीन काल में जो समाज था, हमारी सामाजिक संरचना थी, वो काफी सरल थी, लेकिन समय के साथ साथ मध्यकाल में आते आते ये संरचना काफी जटिल हो गई। यूरोप में मध्यकाल को अंध युग कहा जाता है। एक शोषण का युग था जिसमें जो संरचना थी वो इस तरह थी कि लोगों का शोषण हो रहा था उस समय से। तो जो शक्तिशाली लोग थे वो कमजोर व्यक्तियों का शोषण करते थे। इस कालखंड में वहाँ शक्तिशालियों द्वारा कमजोर के शोषण का दौर माना जाता है। यूरोप में विशाल राज्यों के पतन हुए, जिसमें छोटे छोटे जो सामंत हैं उनमें शासकीय दायित्व निभाने आरंभ कर दिए। उनके शासन का आधार शोषण और भोग विलास था। मतलब जो भी व्यक्ति उनका शासन कार्य यानी कि मैनेजमेंट देख रहा था तो उसका मेन उद्देश्य था लोगों का शोषण करना और अपने जीवन को भोग विलास से जीना, ऐश्वर्य का जीवन जीना। जबकि अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में मध्यकाल में इस्लाम का आगमन हुआ था। इस्लाम के आगमन से अनेक परिवर्तन हुए हमारे समाज में। इस्लाम के प्रचार के लिए धर्मांतरण भी हुए, यानी कि धर्म बदले गए, लेकिन इनमें कुछ आंशिक सफलता ही मिल पाई। भारतीय जनता ने मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों का डट कर प्रतिरोध किया। इस लेसन में हम देखेंगे कि यूरोप में जो मध्यकालीन समाज था उसकी संरचना कैसी थी। मध्यकाल में यूरोप में स्त्रियों और कृषकों यानी कि किसानों की दशा है वो किस तरह की थी। साथ में मध्यकाल में भारतीय सामाजिक संरचना किस तरह थी। मध्यकाल में भारत में किसानों, दासों और स्त्रियों की क्या दशा थी। आज की इस वीडियो में हम यूरोपियन समाज के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम भारतीय समाज के बारे में बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं यूरोपियन समाज किस तरह था मध्यकाल में। मध्यकालीन जो यूरोपीय समाज था वो 3 मेन वर्गों में बांटा हुआ था। पहला वर्ग था पादरियों का। पादरी जो चर्च में सेवा करते हैं, ईश्वर के अनुयायी माने जाते हैं। इनका जो मुख्य कार्य था वो ईश्वर की सेवा करना था और चर्च की व्यवस्था देखना था। दूसरा वर्ग था वो सामंत का था। सामंत अभी हमने देखा था। जो सामंत है वो एक राजा की तरह कार्य करता था जिन पर समाज की रक्षा का भार था। और तीसरा वर्ग था सामान्य जन का, यानी कि आम जनता का। जो ऊपरी दोनों वर्ग है यानी कि पादरी है और जो सामंत है उनके लिए जीवन यापन के साधन जुटाता था, यानी कि सारा का सारा जो कार्य था वो सामान्य जन कर रहे थे। किसान वर्ग है, सामान्य व्यक्ति है, वो पादरियों का और सामंत के जीवन यापन के सारे कार्य कर रहे थे। सामान्यतः जो लोग मानते थे कि समाज का यह विभाजन ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है, यानी कि भाग्यवाद यहाँ भी था। इसलिए प्रत्येक वर्ग को अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो अपनी स्थिति से संतुष्ट है। लोगों का मानना है वर्ग विशेष के लोगों को ईश्वर ने उसी वर्ग के योग्य गुणों के साथ जन्म दिया है। यानी कि जो किसान है वो किसान के घर ही पैदा हो रहा है क्योंकि उसके जन्म से उसके किसान के गुण हैं। और जो पादरी बना हुआ है तो पादरी में वो गुण है तभी वो पादरी बना हुआ है। इसी तरह जो सामंत है, सामंत के पास योग्यता है कि वो सामंत बन सके। तो सब एक दूसरे से संतुष्ट थे। भाग्यवाद यहाँ है, सामान्य गुणों से युक्त व्यक्ति न तो पादरी बन सकता और न ही सामंत। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आम जनता है वो ये समझती है कि पादरी के पास और सामंत के पास विशेष शक्तियाँ, विशेष गुण होते हैं तभी वो पादरी और सामंत बन सकते हैं। और जिनके पास विशेष गुण नहीं वो सामान्य व्यक्ति कहलाते हैं, जनसाधारण उसको हम बोलते हैं। आगे हम देखते हैं जो पादरी वर्ग है उसका कार्य किस प्रकार था और समाज में उसके प्रभाव किस तरह का था, समाज में उसका महत्व क्या था।
तो देख लेते हैं पादरी वर्ग। जो पादरी वर्ग है उस समाज में सबसे ऊंचा वर्ग माना जाता है और पूरे समाज पर इसका गहरा प्रभाव था। पादरी है जो कह देता था समाज को, उसको मानना होता था, समाज पर उसका पूरा प्रभाव था। सर्वोच्च जो ग्रुप था, सबसे ऊपर जो पावर थी वो पादरी वर्ग की थी। पादरी वर्ग का जो मुख्य कार्य था वो ईश्वर की सेवा करना था। गिरजाघर यानी कि जो चर्च है वो ईसाइयों का उपासक घर होता है, यानी कि जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है इसी तरह जो चर्च है वो ईसाइयों का उपासना घर होता है। यूरोप के सभी भागों में असंख्य गिरजाघर हैं, जिनमें कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो गिरजाघर के पास भू संपत्ति होती है, यानी कि जमीन होती है, और गिरजाघर की जो घंटी है लोगों को प्रार्थना के लिए आह्वान करती है। समय समय पर आह्वान बुलाया जाता है, पूजा पाठ के लिए लोगों को बुलाया जाता है। उन्हें अगर कोई खतरा होता है तो उसकी सूचना के लिए भी घंटी का प्रयोग किया जाता है। लोगों को विश्वास है कि घंटी है उसकी ध्वनि से जो तूफान है या भूत प्रेत है उनसे हमारी रक्षा होती है। तो जो घंटी की ध्वनि है वो उन्हें तूफान से, किसी समस्या से भी बचा रही है, साथ में भूत प्रेतों से भी बचा रही है। तो इस तरह जो अंधविश्वास है यूरोपियन समाज में फैला हुआ था। ये पादरी एक प्रकार के भूस्वामी होते हैं, यानी कि चर्च की जितनी भी जमीन होती थी तो उस पर जो अधिकार होता था वो पादरी वर्ग का होता था। भूमि से जो आय मिलती थी उसका प्रयोग पादरी अपने निजी उपयोग के लिए करता था, निजी हितों के लिए करता था, और समय समय पर वो राजा को और लोग सामंत इससे परामर्श लेते थे, यानी कि राजा को और जो सामंत वर्ग है उनको वो सलाह देता था। बड़े जो गिरजाघर होते थे तो उनके जो पादरी थे वो बड़े बड़े महलों में रहते थे, सुंदर महलों में रहते थे। उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। उनके पास रेशमी वस्त्र हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, रत्न पहनते थे, हीरे जवाहरात रखते थे, घोड़े रखते थे। और जो बड़े पादरी थे उनके पास अन्य छोटे छोटे जो पादरियाँ थे उनकी श्रेणियाँ भी थी, जिनको हम छोटे पादरी कहते हैं। वे छोटे गिरजाघर के संरक्षण होते थे, यानी कि बड़े चर्च में बड़े पादरी रह रहे हैं और जो छोटा चर्च है उसमें छोटे पादरी होते हैं। जो दूर किसी गांव में स्थित होते थे छोटे जो पादरी होते थे, और ये मुख्यतः किसान के या किसी अन्य के पुत्र होते थे जो बचपन में थोड़े धन के लालच में, क्योंकि जो चर्च में जमीन मिलती थी, पैसा मिलता था, तो उसके लालच में क्या करते थे, चर्च की सेवा का प्रण लेकर चर्च में छोटे मोटे काम करने लगते थे। और गांव में जब कोई सामंत गिरजाघर का निर्माण करता था तो इन पादरियों की भी नियुक्ति कर लेता था। मतलब जो पहले व्यक्ति काम कर रहे थे तो धीरे धीरे उनको ज्ञान हो जाता है चर्च का, तो जब कोई नया चर्च बनता है तो वहाँ वो पादरी का रोल प्ले करते हैं। अगर हम देखते हैं डिफरेंस क्या है बड़े पादरी और छोटे पादरी में, तो जो बड़े पादरी हैं वो बड़े चर्च में काम कर रहे हैं और छोटे पादरी हैं वो छोटे में चर्च में काम कर रहे हैं, ये तो है। लेकिन साथ में क्या होता है, जो बड़े पादरी हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो छोटे पादरी हैं वो अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे। गिरजा घर में नियुक्ति करने से पहले जो बड़े पादरी हैं, जिनका जो दूसरा नाम है वो बिशप है, जो बिशप द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती है, तो अगर वो परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति हो जाती है। लेकिन जो परीक्षा होती थी वो केवल नाम मात्र की होती थी। इन पादरियों को न तो लैटिन भाषा लिखनी आती थी और न ही बोलनी आती थी। तो यहाँ तक जो प्रार्थना होती थी तो उनकी स्थानीय भाषा यानी कि लोकल भाषा में ही होती थी छोटे चर्चों में। तो इस तरह जो बड़े पादरी हैं वो तो उनके पास तो पढ़ाई थी, पढ़े लिखे थे, लेकिन जो छोटे पादरी थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि ये जो पादरी थे वो किसानों की तरह ही रहते थे और किसान के पुत्र ही होते थे। इस तरह जो पादरी हैं उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन जब भी कोई काम होता था, यानी कि जन्म या विवाह के समय, मृत्यु के समय, जब भी कोई संस्कार करना होता था तो वो पादरी की सलाह से किया जाता था। बिना उनके कोई भी काम पूरा नहीं माना जाता था। कुछ जो पादरी थे वो गिरजाघर को किराए पर भी रख देते थे, और कुछ गिरजाघरों के जो सोने चांदी के पूजा पात्र हैं उनको भी बेच देते थे, क्योंकि इनका जो मकसद था वो लाभ ही था, अपना खुद का हित चाहते थे, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे थे छोटे पादरी धन के लालच में। कुछ लोग गिरजाघरों में जुआ भी खेलते थे और कुछ झगड़े भी रहते थे, आपस में झगड़ा भी करते थे शक्ति के लिए, पावर के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड वर्ग की, जो कि सामंत वर्ग है। और सामंत जो वर्ग है उस पर
मतलब शक्ति का प्रतीक माना जाता है। न्याय और व्यवस्था की जिम्मेदारी इस वर्ग पर है। मध्यकालीन यूरोप में सामंतों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। इसका मुख्य कार्य न्याय व रक्षा करना है। भूमि पर इन्हीं का अधिकार है। लेकिन इन सामंतों में भी अनेक उपवर्ग थे। मतलब जैसे पादरी हैं, पादरी में दो ग्रुप थे, बड़े पादरी बड़े चर्च में, छोटे पादरी छोटे उसमें। तो ऐसे सामंत के भी अलग अलग ग्रुप थे। ये अलग अलग सब डिवीजन में बटा हुआ था। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से डिवीजन में बटा हुआ। ये एक डायग्राम के थ्रू दिखा रखे हैं आपको कि किस तरह जो यूरोप का समाज है वो बटा हुआ है। तो सबसे पहले जो राजा है, राजा के नीचे सामंत है, जो भूस्वामी भी है जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है, उसके नीचे होता है उप सामंत जिसको काउंट या विस्काउंट कहते हैं। फिर नाइट जो युद्ध लड़ता है, उसके बाद है किसान। जो किसान है वो सबसे नीचे माना जाता है, सबसे ज्यादा जो काम है वो किसान करता है। उसके बाद नाइट, नाइट का मतलब वो घुड़सवार होता है जो न्याय व्यवस्था को बनाए रखता है। फिर आगे उप सामंत आता है, फिर सामंत और उसके बाद राजा। तो देख लेते हैं कि जो सामंत है उनका जीवन किस तरह का था। तो जो बड़े सामंत थे उनके पास बड़ी जमीन होती थी, और जो छोटे सामंत थे कई बार वो बड़े सामंत छोटे सामंत को भी भूस्वामी दे देते थे। तो जो बड़े भूस्वामी होते थे जिनको काउंट या लॉर्ड बोला जाता है, उनकी जो शारीरिक क्षमता थी वो ज़्यादा थी। ताकत तत्काल निर्णय लेते थे, आदेश देने और आज्ञा पालन करने के गुण उन्हें बचपन से ही विकसित किए जाते थे। उन्हें युद्ध विद्या आती थी, आर्चरी यानी कि शिकार करना आता था, और बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती थी। उचित खान पान था उनका, यानी कि बढ़िया खाना पान था उनका, अच्छी खाने की व्यवस्था थी। घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती थी। जो सामंत हैं वो न्यायालय में बैठकर न्याय करते थे, यानी कि न्यायाधीश का काम भी वही करते थे। इनके पास जो सैनिक है की टुकड़ी हमेशा होती थी, यानी कि सैनिक इनके अंडर ही काम करते थे, और उनका जो मुख्य कार्य था वो युद्ध में भाग लेना था। समस्त समाज का जो स्वामित्व है, जो राज्य है, तो इस पर जो जमीन है वो बड़े सामंतों के पास होती थी, बड़े सामंतों में बांट दी जाती थी। तो इस समस्त समाज का स्वामित्व राज्य इनके पास था। उसी भूमि को बड़े सामंत अपने छोटे सामंतों में उसको बांट देते थे। जो छोटा समूह था, छोटे सामंत थे, क्योंकि जो जमीन उनको मिल रही थी बड़े सामंत से मिल रही थी, तो वो बड़े सामंत को अपना स्वामी मानते थे और उनकी सेवा करते थे। और जो बड़े सामंत हैं जैसे छोटे सामंत को जमीन दे रहे थे, बांट रहे थे, भूस्वामी बना देते थे, तो प्रत्येक भूस्वामी को अपने बड़े भूस्वामी की सेवा करनी होती थी, और वो सेवा होती थी सैनिक सेवा। इसी कारण उन्हें सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ती थी ताकि समय पर स्वामी की सहायता की जा सके। सामंत का जो जीवन था वो वैभवशाली था। वो बड़े महलों में रहते थे, वो मूल्य वस्त्र धारण करते थे, साथ में हीरे जवाहरात वगैरह भी धारण करते थे। इनके पास बहुमूल्य वस्त्र थे, साथ में हजारों एकड़ भूमि थी। तो जो पादरी हैं उनको सलाह देते थे, पादरी होते थे उनके पास, प्रहरी होते थे, सैनिक होते थे, दर्जनों नौकर चाकर होते थे। और जो छोटे सामंत थे उनके पास भी जमीन होती थी, भू संपदा होती थी, जिसको जागीर कहा जाता है या मैनर कहा जाता है। मैनर में एक किला आता है या सैकड़ों एकड़ों भूमि होती है। मैनर का जो भूस्वामी है अपनी भूमि पर दास किसानों से खेती करवाता था, कृषि करवाता था, न्याय करता था, और आवश्यकता पड़ने पर स्वामी कोई सैनिक सहायता भी करता था। तो जो मैनर है, और मैनर के जो किलों की रचना है, वो सजावट है वो साधारण होती थी। होते तो वो भी सामंत थे, लेकिन छोटी जमीन होती थी, तो बड़े सामंतों से उनका जो जीवन था वो साधारण था एज कम्पेयर टू बड़े सामंत। वे बाहरी दुनिया की प्रत्येक बड़ी सूचना रखते थे। उनको संगीत व नृत्य में भी रुचि थी। वे बहुमूल्य गाउन के साथ साथ भड़कीले और रंगीन वस्त्र भी पहनते थे, गले में माला और अंगूठी पहनते थे, और क्रोधित होने पर अपनी पत्नी को पीटना, नौकर को मारना उनकी आदत होती थी। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की, सामान्य जीवन कैसा था। तो मध्यकालीन समाज का जो तीसरा वर्ग था, जो पादरी और सामंतों से अलग था, इस वर्ग में है, इस वर्ग का जो मुख्य कार्य था वो ऊपरी जो वर्ग है पादरी और सामंत, उनके लिए साधन और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना था। प्रथम वर्ग का काम पूजा करना, दूसरे वर्ग का काम रक्षा करना, और तीसरे वर्ग का काम दोनों समाज के लिए उत्पादन करना था। तो मध्यकालीन व्यवस्था कृषि पर आधारित थी, औद्योगिकरण नहीं हुआ था उस समय इतना। इस वर्ग में बड़ी संख्या किसानों की थी। कृषि आधारित मध्यकालीन
यूरोपियन का अर्थ है कि जो रोटी, मांस या चमड़ा जैसी जो भी आवश्यकता को पूरा करना है, उसकी जिम्मेदारी किसान की होती थी। किसान भी भूस्वामी की संपत्ति माना जाता है, यानी जो किसान है वो एक तरह संपत्ति होती थी सामंत की और पादरी की। तो वह भूस्वामी की भूमि पर भूस्वामी के लिए काम करता था, यानी कि जो सामंत है उसकी जमीन होती थी और सामंत के लिए ही काम करता था, यानी कि जो भी कृषि से लाभ मिल रहा था तो उस पर जो अधिकार था वो भूस्वामी को था, ना कि किसान का। किसान सिर्फ एक दास के रूप में काम कर रहा था। भूस्वामी उसे जोतने के लिए भूमि देता है, उसे उपज का केवल कुछ भाग ही प्राप्त होता है। वह भाग 10वां भाग, उस भाग में से भी वो 10वां भाग चर्च को दे देता था, यानी कि जमीन पर वो काम कर रहा है और उस काम का जो ज़्यादा हिस्सा है वो भूस्वामी के पास जाता है, और किसान को काम के बदले जो हिस्सा मिलता है उसमें से भी कुछ हिस्सा वो चर्च को दान के रूप में दे देता है। उसके पास रहने के लिए घास फूस की एक झोपड़ी होती थी। देखो, सामंत वर्ग और जो पादरी वर्ग है दोनों महलों में रह रहे थे, लेकिन जो किसान है जो काम करता है उसके पास सिर्फ एक झोपड़ी होती थी, जो बारिश के समय, वर्षा के समय और सर्दी के समय वो कई बार टूट भी जाती थी, खराब हो जाती थी। तो देखिए, घास फूस की बिल्कुल झोपड़ी थी, और बारिश और सर्दी के समय जो पशु होते थे वो भी उस झोपड़ी के अंदर ही होते थे। ये लोग दासों का जीवन व्यतीत करते थे। स्वामी या लोड की अनुमति के बिना वे अपने बच्चों का विवाह भी नहीं करते थे। स्वामी या सामंत की जो जागीर है, ये लोग उसको छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो जो मर्जी जमीन है, जिस तरह की उनकी कंडीशन है, उनको उसी जमीन पर काम करना होता था। इस तरह जो है उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी दयनीय होती थी। स्वामी की भूमि पर खेती के अतिरिक्त स्वामी के घर के जो अन्य कार्य थे वो भी इनको करने पड़ते थे, जिनका उन्हें कोई मेहनत या पारिश्रमिक नहीं मिलता था। इस प्रकार के कार्यों को बेगार कहा जाता है। बेगार मतलब जिसके बदले में आपको कोई पैसा ना मिले। ये बेगार उनके पूरे परिवार को करनी पड़ती थी, सिर्फ किसान को नहीं बेगार करनी पड़ती थी, बल्कि किसान की पत्नी और उसके बच्चों को भी स्वामी के घर जाकर कार्य करने पड़ते थे और बदले में कोई पैसे नहीं मिलते थे। जो सामंत है, सामंत के खेतों में काम करने के अतिरिक्त उनके उसकी चक्की में गेहूं पिसवाने के काम के साथ साथ जैसे तंदूर में रोटी भी पकवानी पड़ती थी। इस तरह के अन्य कार्यों में वो किसान वर्ग करता था। तो अभी हमने देखा जो 3 वर्ग हैं, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और जन सामान्य। तो ज़्यादा जनसंख्या है वो जन सामान्य की थी, लेकिन ये जन सामान्य जो व्यक्ति थे वो एक दास की तरह काम करते थे। उनका जीवन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। जबकि जो सामंत है और जो पादरी है वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, धन दौलत उनके पास ही, अच्छा जीवन वो जी रहे थे। तो अभी हम देख लेते हैं उस समय जो भारतीय यूरोपियन जो समाज था उसमें किसानों की कंडीशन किस तरह है। अभी हमने देखा जो किसान है उनको एक दास की तरह काम करना पड़ता था, उनके पूरे परिवार को बेगार नौकरी करनी पड़ती थी। तो जो मध्यकालीन यूरोपीय किसान है वो एक दयनीय स्थिति में अपना जीवन जी रहा था। तो यूरोपियन समाज की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें कृषि आधारित थी, उद्योग धंधे विकसित नहीं हुए थे, जिसमें भूमि का अधिक महत्व था। भूमि पर राजा का अधिकार था। वह भूमि सामंतों में बांट देता था, उसे उप सामंतों में बांट देते थे, यानी कि राजा के पास जो जमीन है वो सामंत में बांटता है, सामंत उसको उप सामंत में बांटते हैं, और जो उप सामंत है वो किसानों से काम करवाते हैं। किसानों की भी अनेक श्रेणियां होती है। कुछ किसानों की अपनी जमीन होती है, उन्हें स्वतंत्र किसान कहा जाता है। जो स्वतंत्र किसान है उनकी जो संख्या है काफ़ी कम है। किसानों में बड़ी जो संख्या है वो अर्ध कृषक की है, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है वो सामंत की ज़मीन पर काम करते हैं। ये ज़मीन के साथ बंधे हुए हैं, ज़मीन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। यदि ज़मीन कोई और दूसरा सामंत ले लेता है तो वो इन जो अर्धदास है वो उसी के स्वामी हो जाते हैं, यानी कि जो दास है ये तो वो जमीन के दास है, जमीन जिसकी भी होगी वो उसी के दास बन जाएंगे। उन्हें उपज का नाम मात्र भाग मिलता था, ये जमीन छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते थे। अगर कोई किसान जमीन छोड़कर कहीं जाता है तो उसे गैर कानूनी माना जाता है, इसको विलेन भी कहा जाता है। और जो किसान है उनको अज्ञानता के रूप में देखा जाता है, ऐसे व्यक्ति माना जाता है जिनको किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। यूरोप में अनेक कहावतें प्रचलित है, जैसे किसानों को अच्छा नहीं माना जाता है, उनके मस्तिष्क को वज्र माना जाता है। वज्र काफ़ी मजबूत होता है जिससे कोई भी विचार उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यानी धारणा बना दी गई जो किसान है वो मूर्ख होते हैं, उनके अंदर दिमाग नहीं होता है, कोई भी विचार उनके अंदर नहीं होता।
सुगंध से वो बेहोश हो जाते हैं। मतलब अगर अच्छा पहनेंगे, वो अच्छी हवा में रहेंगे तो वो बेहोश हो जाएंगे, इस तरह की धारणा बनाई हुई थी। वर्षा के जल के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का जल उनके चेहरे पर को नहीं छूता था। यानी कि अगर बारिश होती है तो वो अपने चेहरे पर उस पानी का प्रयोग करते हैं, अन्य किसी पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह की धारणा यूरोपियन समाज में थी। तो किसानों की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। आगे हम देख लेते हैं कि जो यूरोपियन समाज है उसमें किस तरह की अन्य और संरचनाएं थी, किस तरह के विश्वास थे, अंधविश्वास थे। अब हम डिस्कस करते हैं अंधविश्वास की, जो कि यूरोपियन समाज में फैला हुआ था। तो जो अंधविश्वास है किस तरह का था यूरोपियन समाज में, तो यूरोपियन समाज में सर्वत्र अंधविश्वास का बोलबाला था। ग्रामवासी, गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो चर्च के चमत्कार को एक अभिन्न अंग मानते थे। यानी कि चर्च है वो कोई भी चमत्कार कर सकता है। किसान बपतिस्मा जो जल है वो फसलों में छिड़कते थे। बपतिस्मा जो है उसका मतलब होता है धार्मिक स्नान। तो इस जल का प्रयोग वो करते थे अपनी भूमि पर, ताकि जो फसल है काफी अच्छी हो सके। बुद्धिमान पादरी अंधविश्वासों व चमत्कारों का विरोध करते थे, लेकिन उनका प्रभाव सीमित था। यानी कि कोई भी पादरी जो अंधविश्वासों का विरोध करता था तो वो लोग हैं वो इसके प्रभाव को ज्यादा नहीं मानते थे, लेकिन जो पादरी अंधविश्वास को ज्यादा फैलाते थे तो किसान उनके प्रभाव में जल्दी आ जाते थे। बपतिस्मा यानी कि जो धार्मिक स्नान है वो भी करवाया जाता है छोटे बच्चों को। ईसाई धर्म में प्रक्षालन करने के लिए किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए किया जाने वाला धार्मिक क्रिया है। यानी कि अगर चर्च में वो आना चाहता है, कोई सदस्यता हासिल करना चाहता है, तो पहले उसका धार्मिक स्नान करवाया जाता है। वो तो धार्मिक क्रिया है। तो इस बच्चे को नहलाया जा रहा है, चित्र में दिखाया गया है। तो ये भी क्या है, बच्चे का बपतिस्मा है। यानी कि इस पानी का प्रयोग ही जो किसान है वो फसलों पर छिड़कने के लिए करते हैं, ताकि उनकी फसल अच्छे से हो सके। आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं ईसाई मठों का जीवन। इससे पहले हमने देखा है कि जो यूरोपियन समाज में पादरियों का, सामंत का, किसानों का क्या स्थिति थी, किस तरह की हालत थी उनकी। फिर हमने देखा अंधविश्वास किस तरह है। फिर अब हम देखें ईसाई जो मत है उनका जीवन किस तरह का था। चर्च के अलावा मठ भी होते थे, ईसाई मत थे, तो उनमें किस तरह का जीवन था। यूरोप की 3वीं से 6वीं शताब्दी के बीच मठवाद का विकास हुआ। मेडिकल समाज में इन मठों को अलग तरीके से देखा जाता है, इनका अलग महत्व है। मठों में जो रहते थे वो एकांतवासी रहते थे, यानी कि ज्यादा शोरगुल इनमें नहीं होता था। जो समाज से अलग हो चुके हैं वो भिक्षु यहाँ मठों में रहते थे। मठों के पास भी जमीन होती थी, वो भी उनके पास भी वो संपत्ति होती थी। ये आत्मनिर्भर होते थे। प्रत्येक मठ अपने मतलब मठ के अंदर, प्रत्येक मठ के अंदर प्रार्थना कक्ष होता था जिसमें प्रार्थनाएं होती थी। खेत है, बाग होते थे, खलिहान होते थे। इन्हीं की जीवन यात्रा व्यस्त रहती थी। मतलब जो भी मठ में रहते थे तो उनको पूजा करनी होती थी, प्रार्थना करनी होती थी, खेत वगैरह का काम। तो जो पूरा जीवन है वो व्यस्त होता था, काफी बिजी थी। आधी रात को भी विशेष पूजा करनी होती थी, जिसकी सूचना उन्हें मठ में बजने वाला बड़ा घंटा देता था। पूजा करने के बाद ये पुनः सो जाते थे। सुबह उठकर ये प्रातःकालीन प्रार्थना में भाग लेते थे। यानी कि जो पूजा होती थी, प्रार्थना होती थी, वो रात को भी होती थी और सवेरे सुबह भी इनको प्रार्थना करनी होती थी। दोपहर के समय ये कोई भी अध्ययन या चिंतन का कार्य करते थे। दोपहर में भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करते और फिर बाइबल की प्रतिलिपि लिखते थे। यानी कि जो बाइबल है उसको अपने हाथ से दोबारा लिखते थे। इस तरह पहले प्रिंटिंग नहीं थी, तो एक मठ में जो रहने वाला भिक्षु है उसको बाइबल लिखनी होती थी। बाग में काम करना, मछली पकड़ना, चमड़ा सुखाना या मूर्ति बनाना, रोटी सेकने वाले कार्य करते थे। तो इनका जो जीवन था वो काफी व्यस्त था, बिजी था। ये संध्याकालीन प्रार्थना करने व भोजन करने के बाद सोने चले जाते थे। मठ का संचालन मठाधीश करता था। मठाधीश के नीचे सहायता करने वाले सहायक होते थे और उनकी नियुक्ति है वो मठाधीश ही करता था। मठाधीश व सहायक मठाधीश सामान्यतः सामंत ही होते थे। मतलब उनके पास भी पावर है, भूस्वामी होते हैं, उनके पास जमीन है, उनका जीवन वैभवशाली होता था। लेकिन इनका जीवन जो मठ की आचार संहिताओं के साथ ही आधारित था। जो मठ में जो आचार संहिता जो आपने भी पढ़ा कि प्रार्थना करनी है, रात को भी प्रार्थना करनी है, दोपहर को बाइबल की प्रतिलिपि लिखनी है, तो इस तरह के उनको कार्य करने होते थे। ये आचार संहिता के
सादगी पर आधारित थे। भिक्षुओं की तरह भिक्षुणी भी थी, यहाँ पर महिलाओं का भी था इसमें। तो उनका जीवन है वो निश्चित अनुशासन के साथ चलता था, अनुशासन पर आधारित था। उनके जो मठ हैं वो भिक्षु मठों की तरह समृद्ध नहीं थे। आगे देख लेते हैं यूरोपियन समाज में स्त्रियों का जीवन कैसा था। मध्यकालीन यूरोप में जो सामंत वर्ग है उनकी स्त्रियों का जो जीवन है वो वैभवशाली था। उन सजना संवरना, विभिन्न प्रकार के काम करना, खेलना उनका शौक था। पति की अनुपस्थिति में, अगर पति नहीं है तो वो जमीन की जो भी मैनेजमेंट थी उनको संभालते थे। मेनर या जागीरों ने स्वामी की भूमिका निभानी होती थी। जागीर या मेनर जो हमने करा, नौकरों से काम करवाना। अगर पति नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में वो नौकरों से काम करवाते थे। दूध देने वाले पशुओं, बगीचों, रसोई घर की देखभाल करना, उन इसी में उनका जीवन व्यतीत होता था। कढ़ाई बुनाई का काम करने वाली महिला कई बार मैनर की रक्षा के लिए शस्त्र तक धारण कर लेती थी, यानी कि युद्ध की जरूरत होती थी तो ये महिला युद्ध करने में भी सक्षम थी। उच्च वर्ग की कुछ जो स्त्रियां थी वो घुड़सवारी, आफरेट व शस्त्र संचालन में भी दक्ष होती थी, यानी कि युद्ध कला में भी ये निपुण थी। इस तरह जो सामंत वर्ग की जो स्त्रियां थी वो काफी सक्षम थी, लेकिन जो सामान्य जनसंख्या थी, सामान्य जो जन थी, किसानों की जो स्त्रियां थी, उनका जीवन कष्टपूर्ण था। क्योंकि किसानों का जीवन कष्टपूर्ण था तो उनकी जो पत्नियां हैं उनका जीवन भी इसी तरह का था। वे दिन भर पति के साथ स्वामी की भूमि पर काम करती थी और पति के स्वामी की दासी होती थी। तो जैसे जो सामंत था, सामंत के घर काम करती थी और जो भी पति है जिस जमीन पर काम कर रहा है उसी जमीन पर वो काम करते थे। उनका पूरा जीवन स्वामी की सेवा में ही व्यतीत होता था। उन पर सामंत की पत्नी का भी नियंत्रण था। तो जो सामंत की पत्नी थी तो उसकी कार्य भी सारे किसान की स्त्रियां हैं वो करती थी। आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। मध्यकालीन यूरोप में त्योहार व उत्सव उत्साह के साथ मनाए जाते थे। बड़े दिन जो क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर, वो अच्छी तरह मनाया जाता है। ये उत्सव नृत्य के साथ, डांस के साथ, ये झलक भी दिखा रखी है यूरोपियन उत्सव की। मध्यकालीन यूरोप में जो उत्सव है वो कैसे सेलिब्रेट होता है, तो उसमें नृत्य भी है, संगीत भी है, सामूहिक भोजन, इकट्ठा भोजन किया जाता है। ईस्टर के अवसर पर विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। विशेष अवसरों पर गिरजाघर में भी उत्सव मनाया जाता है। इंग्लैंड में धनुर्विद्या में भी लोगों की रुचि होती है। मध्यकालीन मेलों में लोगों के मनोरंजन का स्रोत माना जाता है, तो मेले लगाए जाते थे। एक और सामान खरीदा जाता था, दूसरी ओर जो बाजीगर है या जादूगर हैं वो अपने खेल दिखाते थे। गीत संगीत में प्राय उच्च वर्ग के लोग ही रुचि रखते थे। उच्च वर्ग के विवाह के अवसर पर गीत संगीत होते थे और सामान्य जन को मनोरंजन के अवसर मिलते थे। सर्दियों में स्केटिंग का भी गेम होता था। मछली पकड़ना भी मनोरंजन का खेल था। आगे हम देखते हैं सामरिकता क्या है। तो जो युद्ध है मध्यकालीन यूरोपियन जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, अभी हमने देखा भी था। जो सामंत वर्ग है उसका मेन कार्य था न्याय करना और रक्षा करना। तो मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग होता था जिसको नाइट कहा जाता था, सैनिक है। और नाइट का मतलब ये एक उपाधि है जो घुड़सवार योद्धा को प्राप्त होती थी। कोई भी सैनिक जो घुड़सवारी करता है उसको नाइट बोला जाता है। जो नाइट की उपाधि है वो शिष्य बनकर ही प्राप्त की जाती है। नाइट बनने के लिए युवक को नाइट के अधीन अनुशासित जीवन व्यतीत करना होता है। और जो नाइट है वो वीरता का प्रतीक है और ये अत्याचारों से रक्षा करता है। तो उनका जो आधा जीवन है वो युद्धों में ही व्यतीत होता था और आधा जो जीवन है उन जख्मों को ठीक करने के सहलाने में व्यतीत होता था। नाइट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। सामान्यतः प्रत्येक सामंत है वो अपने पुत्र को यह प्रशिक्षण दिलाता था। नाइट बनने के बाद जो बालक है उसको नाइट की उपाधि प्राप्त होती थी और सामंत के पास वो घुड़सवारी और वीरता जैसे कार्य करता था। जब शिक्षा पूरी हो जाती थी यानी कि प्रशिक्षण पूरा हो जाता था तो शिक्षा पूर्ण होने पर उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें प्रशिक्षु यानी कि जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको नाइट की उपाधि दी जाती थी। मध्यकालीन यूरोप में सामंतों के बीच में लगातार संघर्ष रहता था, एक आम बात थी ये। संघर्ष में सबसे अधिक जो भूमिका होती थी वो नाइट की थी। तो जो नाइट है वो हमेशा अपने पास ढाल, रक्षा कवच रखता था। भाला, बर्छी, चाकू,
हमेशा उसके पास होती थी। इस तरह जो नाइट है वो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता था। युद्ध में मरना या मारना उसकी वीरता के परिचायक थे। युद्धों के दौरान कई बार जो दो नाइट है या योद्धा है उनमें भी आपस में भी युद्ध हो जाते थे। अब हम देखते हैं शिक्षा। यूरोपियन समाज में मध्यकाल में जो शिक्षा है वो किस तरह थी। तो मध्यकाल समाज में जो संस्कृति है उसका जो मूल आधार था वो ईसाई धर्म था। लोगों की ईसाइयत में पूर्ण श्रद्धा थी, आस्था थी, क्योंकि वे मानते थे कि अगर मुक्ति मिलेगी तो ईसाई धर्म का पालन करने से ही मिलेगी। तो जो भाषा और साहित्य होती थी वो भी ईसाई धर्म पर ही बेस्ड था। भाषा व साहित्य का अध्ययन कोई विद्वान इसी विचार से प्रेरित होकर करता था कि उसे ईसाइयत के विचारों को समझने में सहायता मिले। यूरोप में जो अधिकांश सामंत थे वो अपना नाम नहीं लिख सकते थे, लिखना नहीं जानते थे। उनकी जो रुचि थी वो युद्ध कला में थी। अभी हमने देखा भी था जो सामंत है उनका कार्य युद्ध लड़ना ही था। जो सामंत है वो लिखने का काम अपनी शान के विरुद्ध मानते थे। प्राथमिक जो शिक्षा है वो चर्च का अधिकार था। जो चर्च थे उन पर अशिक्षा का अधिकार था, यानी कि जो शिक्षा मिल रही थी वो चर्च द्वारा ही दी जाती थी। अधिकतर जो चर्च थे या जो मठ थे उनमें विद्यालय होते थे। वे बालक को पढ़ाते थे जिन्होंने पादरी या भिक्षु का जीवन अपनाने का व्रत किया है। कई जो विद्यालय थे वो थोड़ा पैसा लेकर दूसरे छात्रों को भी प्रवेश देते थे। पाठ्यक्रम होता था वो काफी सरल होता था। सिंपल वर्णमाला के अभ्यास के बाद लैटिन भाषा जो लिखित प्रार्थना है वो पुस्तकों का पाठ कराया जाता था। उस समय जो लैटिन भाषा है वो ही पढ़ाई लिखाई की भाषा मानी जाती है। लैटिन भाषा है वो पढ़े लिखों की भाषा है जिसे पादरी व हर पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता था। स्थानीय बोली भी जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच ये पुस्तकों में नहीं थी उस समय। विद्यालय में अनुशासन कठोर था। गलती करने पर छात्र को दंड भी मिलता था और आम व्यक्ति की जो स्थिति थी शिक्षा के लिए वो दयनीय थी। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो उस समय थी, जैसे पेरिस यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है या बोल्गवाना विश्वविद्यालय है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी उस समय थी यूरोपियन समाज में। सामान्य जो व्यक्ति हैं उनके पास शिक्षा इतनी नहीं थी। उनके अंदर धर्म और संस्कार के प्रति ज़्यादा संबंध था। वो गिरजाघरों तक लंबी लाइन या यात्रा करके पहुंचते थे। वे किसी विशेष संत के अवशेषों को स्पर्श करने या देखने से ही ये मानते थे कि उनके रोग दूर हो जाएंगे। समाज में कर्मकांड, तंत्र मंत्र और जादू टोने का अधिक प्रचलन था। तो ये उच्च शिक्षा अगर जिन व्यक्तियों को प्राप्त करनी है तो वो पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बोल्गना, विटनबर्ग आदि विश्वविद्यालय में पहुंचते थे। चिकित्सा और कानून की भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते थे। कुछ जो स्टूडेंट थे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें अपने पैसे घर से बहुत कम पैसे मिलते थे और उन्हें सुबह जल्दी उठना होता था। विश्वविद्यालय में शीतल जल से ही यानी कि ठंडे पानी से ही उन्हें स्नान करके कुछ खाने को मिलता था। अधिकांश है वो बिना खाए ही पढ़ने चले जाते थे। सारा दिन है वो अध्ययन करते थे, वाद विवाद डिबेट करते थे। इसमें रात्रि भोजन के समय लौटते थे। कक्षा में कुर्सी पर केवल शिक्षक बैठता था तथा जो शिक्षार्थी होते थे वो शिक्षक के सामने जमीन पर बैठते थे। लोग धर्मपरायण थे, धर्म के अनुसार कार्य करते थे। उनमें मुक्ति की इच्छा प्रबल थी। ईश्वर और उससे संबंधित सभी बातों का अध्ययन धर्म शास्त्र के अंतर्गत करवाया जाता है। तो ईश्वर और धर्म के क्षेत्र में इस तरह का कोई स्थान नहीं होता। लॉजिक ज़्यादा डिस्कस नहीं होता धर्म और ईश्वर के रूप में। तो आस्था है उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। तो जो लोग हैं वो धर्म के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम करते थे, ना कि लॉजिक और साइंस के अकॉर्डिंग। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो यूरोपियन समाज है उसमें ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। चर्च की जो शक्तियाँ थी और संपत्ति थी वो अपार थी। उच्च वर्ग है जो पादरी है वो विलास का जीवन जीते थे। वो कई बार अनैतिक और भ्रष्टाचारी भी थे। जबकि जो चर्च ने ज्ञान और शिक्षा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो जो शिक्षा थी वो धर्म केंद्रित थी, न कि साइंस विज्ञान केंद्रित थी। और जो सामंतवाद थे वो यूरोप में आप जानते हो कि वो रक्षा का कार्य करते थे। तो धीरे धीरे जो सामंत है वो यूरोप में फैलने लगा। यूरोपीय समाज में सामंत का प्रभाव बढ़ा। किसानों की स्थिति है वो दयनीय थी और जो स्त्रियां थी उनको भी बराबर का दर्जा नहीं था। इसलिए जो यूरोप है उसको अंधकाल कहा जाता है। मध्यकाल को यूरोप का
समाज का अंधकाल युग कहा जाता था। आज के इस लेक्चर में हमने यूरोपियन समाज के बारे में पढ़ा कि मध्यकाल में यूरोपियन समाज कैसा था। कल हम भारतीय समाज की संरचना को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।